तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये अपनी जो इकोनॉमिक्स की हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, छठी टेस्ट सीरीज। इसका हम लोगों ने पार्ट ए कल सॉल्व कर लिया था। पार्ट ए में दोस्तों हम लोग 67 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। तो मैंने कहा था बाकी के जो बचे हैं इसको हम पार्ट बी में करवाएंगे। पार्ट बी में आपको कहाँ करवाएंगे, 67 के बाद जितने भी प्रश्न बच गए हैं सबको हम इस पार्ट बी में आज समेटने वाले हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेंगे। 67 तक जो हमने करवाया था दोस्तों उसमें ज़्यादातर आपको फैक्चुअल प्रश्न थे, यानी फैक्ट बेस्ड थे। आज हम जो आपको पार्ट बी में करवाने जा रहे हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर प्रश्न आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे जो आपकी बत्ती खोल देने वाले हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न रखे हैं, एक एक टॉपिक से चुन चुन कर रखे कहाँ से प्रश्न बनते हैं। हर एक पैटर्न को आपको, पूरे सिलेबस को, जिस पैटर्न पर दोस्तों प्रश्न बनते हैं पूरे पैटर्न को आपसे टच करा देंगे। तो चले दोस्तों, अगर आप पार्ट ए को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा। तो चले हम लोग देखते हैं आज अपनी ये प्रश्न संख्या ये जो 68 से शुरू कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र दो तरह के होते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो पहले ही थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे दे, ज़्यादा रहेगा। अर्थशास्त्र दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों व्यष्टि, जिसे हिंदी में हम माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो बोल देते हैं। और दूसरा होता है समष्टि, जिसे हम लोग तो दोस्तों यहाँ ये माइक्रो अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है, यानी यह अर्थव्यवस्था के बृहद क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार होता है आपको थोड़ा झट से बता देते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था दो तरह के होते हैं। एक दोस्तों क्या हो जाता है, एक माइक्रो होता है जिसे हिंदी में हम लोग उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों माइक्रो, दूसरा माइक्रो होता है जिसे हिंदी में हम लोग समष्टि कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के बृहद क्षेत्र से संबंधित होता है, यह अर्थव्यवस्था के छोटे क्षेत्र यानी इंडिविजुअल से संबंधित होता है। एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति विशेष, एक इंडस्ट्रीज, एक आपको उद्योग, इस तरह से संबंधित होता है। और जो माइक्रो होता है यह बृहद क्षेत्र से संबंधित होता है, बृहद को समाहित करता है। तो यहाँ जो समष्टि पूछा जा रहा है तो राजकोषीय नीति बिल्कुल बृहद अर्थशास्त्र से संबंधित है। मौद्रिक नीति भी इसी से संबंधित है। मुद्रास्फीति एवं अस्फीति किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है दोस्तों, ये बृहद क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पर भी दोस्तों ये आपके सरकारी बजट जो होता है ये भी इंडिविजुअल नहीं होता है, ये भी दोस्तों बृहद से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र किन किन आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, तो ये सभी जो दिए हैं ये सब जो है समष्टि अर्थशास्त्र के संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपके जो 69 वाले प्रश्न हैं, तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान देंगे। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये कोई मार्केट है और इसमें सामान बेचने वाले जो हैं ना लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते वाले सब सामान बेच रहे हैं। जब ग्राहक की एंट्री इस मार्केट में होगी तो ग्राहक के पास दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। वो जरा सा भी कोई इधर उधर बात किया, दाम ज़्यादा बोला या फिर उसको अच्छा नहीं लगा, तुरंत दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत हैं। तो यहाँ पर दुकानदारों के लिए क्या हो जाता है, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा, बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। वहीं पर अगर ये सब दुकानदार मिलते जुलते सामान न बेचें, थोड़ा अलग अलग वो चीज़ अपना बेचें, सभी का ब्रांड्स अलग हो, सभी का जो है क्वालिटी अलग हो, सभी के प्रोडक्ट्स अलग हो, तो आपस में ये इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो जैसे चाहेंगे वैसे बेच लेंगे ये ग्राहक को। लेकिन जब मिलते जुलते बेचेंगे तो जनता के पास, आम आदमी के पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दुकानदार के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो जाती है। एकाधिपत्य क्या का मतलब होता है, जब कोई एक ही आदमी मार्केट में छाया रहता है, वह ब्रांड जो है, और कहीं जैसे मेडिकल हो गया, आप दवा लेने जाएं तो मेडिकल पर जो दवा लिख देगा तो उसका एकाधिकार है, वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो एकाधिपत्य में आ जाता है। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे आपको कंसेप्चुअल प्रश्न मिलेंगे। अगर हम 70 वाले को देखें तो देखें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर बनता है। तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर यहाँ पर जो है कौन सा सिद्धांत बनता है, तो निरपेक्ष लागत अंतर। बिल्कुल मेरे भाई ये भी है, निरपेक्ष लागत अंतर मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो आपकी जो उत्पाद की लागत है वो कितनी है, आप उसके कितने बेचेंगे, ये मान्य रखता है। यस मेरे भाई, आधार तो बनेगा। तुलनात्मक लागत अंतर यानी कि यही प्रोडक्ट कोई और अगर बना रहा है
तो उससे और आप में कितना लागत का अंतर है, जहां वो सस्ता पाएगा वहीं से खरीद लेगा, आपका महंगा होगा तो आप पछड़ जाएंगे। तो यस, ये भी उसको आधार बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तीसरे को देखें, कह रहे हैं अवसर लागत। जी दोस्तों, अवसर लागत भी होता है यहाँ पर। तो आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये डी हो जाएगा। अवसर लागत का मतलब, अवसर लागत को दोस्तों ये दिए थे हैबलर ने, इन्होंने दिया था हैबलर ने, तो याद किए रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तीन के तीनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 71 को देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि सभी आगतों में, आगत का मतलब इनपुट होता है, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह से परिवर्तन होता है उसे कौन से नियम के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों उसे कौन से नियम जानते हैं, पैमाने का प्रतिफल के रूप में। अभी ये सिद्ध हो जाएगा क्या है, पहले आप बाकी को समझ लीजिए। इनका ये कहना है दोस्तों कि अगर जैसे आपने इनपुट बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपने इनपुट लगा दिया, आपकी इंडस्ट्रीज़ है, आपने वहाँ पर बहुत सारा जो है इनपुट लगा दिया, फिर आपके आउटपुट में जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ये तो ये हो गया। और ह्रासमान प्रतिफल का क्या मतलब होता है, आपने अपने इंडस्ट्री या अपने जो है आपका जो कोई भी फर्म हो उसमें बहुत सारा इनपुट लगा दिया और जितना इनपुट लगाया उसके हिसाब से आउटपुट नहीं निकला, उससे कम निकला, तो इसे हम लोग ह्रासमान प्रतिफल बोलते हैं। और वर्धमान का मतलब आप लोग जानते हैं, ये बढ़ोतरी, यानी आपने जिस हिसाब से इनपुट लगाया उससे कहीं ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है तो ये वर्धमान प्रतिफल आएगा। और स्थिर प्रतिफल का क्या मतलब होता है, जिस अनुपात में आपने इनपुट लगाया उसी अनुपात में आपका जो है आउटपुट बढ़ा, तो इसे स्थिर प्रतिफल कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है, याद कर लेना। और यहाँ पर ये तो पैमाने का प्रतिफल क्या हो जाएगा, ये देखता है कि आप इनपुट कितना लगा रहे हैं और आउटपुट आपका किस लेवल में बढ़ रहा है, तो इसे पैमाने का प्रतिफल बोला जाएगा। याद कर लेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों से आप लड़िए, जूझिए। अभी आप देखेंगे आगे एक से बढ़कर एक आपकी पूरी दोस्तों इकोनॉमिक्स की जान डाल दिया है हमने। अगर आप अंत तक अगर शायद टिक जाएंगे मेरे भाई तो आप समझ लो आप बहुत सारा कंसेप्ट आर्ट सीख के जाने वाले हो, शुद्ध देसी भाषा में हम बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तुओं की मांग किसको निर्दिष्ट करता है, वस्तुओं की मांग किसको निर्दिष्ट करता है, यानी डिमांड जो होती है वो किसको बताती है। तो उस वस्तु की इच्छा पर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उस वस्तु की आवश्यकता पर बिल्कुल नहीं है। किसी वस्तु की मांग या परिणाम ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका डी हो जाएगा, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। तो वस्तुओं का डिमांड क्या होता है मेरे भाई, तो क्या होता है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर जो मांगा गया जो परिणाम होता है वो ये। तो स्वाभाविक सी बात है आपका यही उत्तर डी हो जाएगा, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका यही डी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, मांग जो है एक निश्चित समय के दौरान एक निश्चित कीमत पर जो उसकी डिमांड की जो उसकी जो मतलब चाह होती है वही होता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखें प्रश्न संख्या हमारा जो 73 वाला है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र मतलब बिखरा हुआ क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र या जहाँ पर सरकार के रूल नियम तो होते हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पाते हैं। काम कितना करना है, कितने घंटे करना है, इतने बजे आना है, उतने बजे जाना है, कितना कमाएगा, तो आज कमाया तो फिर नहीं मिला, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जैसे ठेला वाला, रेहड़ी पटरी वाला, ये सब इसमें असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, असंगठित क्षेत्र, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, असंगठित क्षेत्र को अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यानी वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते हैं। तो कोई क्या रूल और रेगुलेशन नहीं होता है मेरे भाई, होता है लेकिन उस पर लागू नहीं हो पाता है, ये दिक्कत होती है। तो इसलिए गलत हो जाएगा, रूल तो होते हैं लेकिन वो लागू ही नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है यहाँ पर। दूसरे में देखें, यह रोज़गार सुरक्षित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। जैसे सरकारी नौकरी जो पा गए, एक जो जहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन लागू होता है कि आप इतने बजे कोई भी मान लीजिए जॉब,
तो वो इतने बजे आना, इतने बजे जाना है, आप छुट्टी करेंगे तो भी पेमेंट नहीं कटेगा। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइज में आता है, लेकिन ये सब अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। जब काम करेंगे पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे भगा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ये सब अनऑर्गेनाइज में आ जाता है। तो श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, ये दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। यहाँ से कई सारा फैक्ट सीखे जाएंगे। कह रहे हैं किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज, किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर, यानी किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक सेक्टर का क्या मतलब होता है, वो जो बिना किसी संस्था के जो ऋण दिए जाते हैं, जैसे बैंक देती है तो, या फिर जो है कोई अन्य संस्था अगर देती है तो उसे औपचारिक कहा जाता है। लेकिन ये सब जो दे रहे हैं, जैसे आपने मित्र से कोई ले लिया उधार तो ये अनौपचारिक में आएगा, किसी व्यापारी से ले लिया, साहूकार से ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, ये सब कोई संस्था थोड़ी ना है। तो ये सब क्या किस में आ जाएंगे, अनौपचारिक में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे चलें, याद रखे रहेंगे औपचारिक अनौपचारिक। तो यहाँ देखें अगर हम लोग 75 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में बताइए। तो यानी ये कह रहे हैं कि जैसे कृषि क्षेत्र जिसे हम प्राथमिक कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र जिसे द्वितीयक कहते हैं, सेवा क्षेत्र जिसे तृतीय कहते हैं। तो ब्रिटिश काल में इन सब का योगदान कितना था, घटते क्रम में बताना है, सबसे ज़्यादा कितना था, तो जिसमें जनसंख्या लगी हुई थी यानी रोजगार देने में। तो मेरे भाई आज भी कृषि अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक जो है कृषि सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रही थी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये 50% से ऊपर अकेले रोज़गार देने वाली थी ये वाला। और विनिर्माण क्षेत्र दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर थी ये विनिर्माण, ये तीसरे पर थी। सेवा क्षेत्र ये दूसरे नंबर पर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 3 2, आज भी यही क्रम है। तो 1 3 2 कहाँ है, 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी, आज भी यही वाला क्रम है, लेकिन परसेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। आगे अगर हम लोग चलें देखें, सबसे ज़्यादा रोजगार यहीं से आता है, इसका क्रम मैंने आपको बताया। आगे के देखो क्या कह रहे हैं, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में कौन से घटक शामिल थे। तो जो अंग्रेज़ों का जो शासन था उस समय उनकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस पर आधारित थी, एक तरह से इसमें पूछा जा रहा है। तो किस पर आधारित थे मेरे भाई, तो उस समय संचार वाली कोई व्यवस्था थी नहीं उन लोगों के पास, कम्युनिकेशन वाला, तो ये ऐसा नहीं करे देंगे। तो यहाँ पर शिक्षा उच्छा के सब संस्कृति के लिए उन्होंने कोई कुछ खास नहीं किया, ये सब हटा देंगे। तो ये हो जाएगा, यानी रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार, ये सब उसके आधार यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते थे। आगे चले अगर हम लोग देखें, ऐसे ऐसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में आप छटपटाते हैं फिर गलत करके आते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलें मेरे भाई, वैसे पे बहुत बड़े मंचों पर आप लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल समय ख़राब नहीं किया जाता है, बिल्कुल आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। आप बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते होंगे मेरे भाई, आधा से ज़्यादा बकैती होते, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन आप देखते होंगे कमेंट्स पढ़ना, फालतू की बातें करना, जितना आप वहाँ पर जो है एक क्लास में सीखेंगे उतना 3 क्लास में। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं जितना आप यहाँ आप 3 क्लास पढ़ लेंगे उतना वहाँ पर आप तो मेरे भाई जितना आप लोग उनका 1 क्लास पढ़ोगे ना उतने में यहाँ पर ये 3 गुना आप सीख सकते हो उतने ही समय में। बिल्कुल समय खराब नहीं किया जाता है, आपकी समय का कद्र करते हैं मेरे भाई। एक आध बार बोल देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो मेरे भाई वो भी हमारी मजबूरी है, वैसा आप लोग कर देंगे। तो मेरे भाई अगर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल कर लेना। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं 77 वाले में, कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मेरे भाई आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि नेहरू जी ने न तो समाजवाद को अपनाया, न समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना पूंजीवाद ना समाजवाद, दोनों का मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को कहा जाता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इसी का दूसरा नाम है निजी, यानी ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है, सार्वजनिक यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये दूसरा नाम है, यानी दोनों का यहाँ पर मिक्सचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये निजी पूंजीवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था में,
कि जो फैक्ट्री चाहे जैसे चाहे वैसे बनाए, अपना दाम वही तय करे, सब कुछ वही करे, वो पूंजीवाद में आ जाता है। और समाजवाद में क्या आता है कि आप क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने बेचना है, ये सरकार तय करेगी। तो यानी दोनों का मिक्सचर यहाँ पर इस नेहरू जी ने अपनाया। आगे चले हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे 80 वाले में पूछा जा रहा है, थोड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, बिल्कुल यहाँ पर यानी श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है मेरे भाई? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंडिकेट कर रहा है, यानी यह एक तरह से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। आगे चले हम लोग देखें यहाँ पर, आगे अगर देखें यहाँ जो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो मैंने दोनों रख दिया है। पहले तो मिक्सचर वाला रखा, फिर हाँ आपको क्लियर करने के लिए कि हाँ पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, उसका यहाँ पर आपको जिससे पूरा क्लियर हो जाए, जरा सा भी कहीं कुछ लेकिन न बचे। तो यहाँ कह रहे समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है, तो मेरे भाई वही मैंने जो आपको बताया था ना, आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अच्छा कट गया है क्या? निजी संपत्ति का संग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी आपकी संपत्ति भले हो, आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो यस बिल्कुल हो जाता है समाजवादी में। इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, ऐसा नहीं कि आप मनमानी उत्पादन करेंगे, समाज के जो मूल आवश्यकता है उसके अनुसार आपको उत्पादन करना पड़ेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है। तीसरे में करें कि यह व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कट गया है, लेकिन आप जान लीजिए 3 के तीनों ऑप्शन सही है, यानी सभी विकल्प इसके सत्य हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं, नया कंसेप्ट देने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं एक वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासियों, एक वर्ष में यानी समझ लीजिए एक वित्तीय वर्ष कर रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों, किसे कह रहे हैं? सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर हो या उसके बाहर हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो सुनने में लग रहा होगा ये जीडीपी है, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी ऐसा होता है। जीडीपी की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, यानी ये क्या कर रहे हैं? सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, समझ गए आप, यानी यह निवासियों और उनकी संपत्ति के द्वारा उत्पादित मूल्य होता है। तो यहाँ पर ये जो निवल राष्ट्रीय आय दे दिया है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब नेट की बात कर रहा है कि यानी केवल अपने यहाँ के जो होते हैं उनके यहाँ की बात कर रहा है, अपने यहाँ के नागरिक होते हैं जो अपने घरेलू सीमा के, यानी जो विदेशों में कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तो मैंने आपको बता ही दिया। ये एनडीपी क्या है यहाँ पर मैंने बता ही दिया। ये एनडीपी में भी इसी तरह से होता है जैसे जीडीपी में। घरेलू सीमा के भीतर यहाँ पर बहुत सारे विदेशी फर्म होंगे, ये भी उत्पादन करते हैं, तो विदेशियों को निकाल दिया जाए और अपने बहुत से ऐसे मतलब नागरिक होंगे जो अपने घरेलू सीमा से बाहर उत्पादन करते हैं, तो उनको बाहर वाले को जोड़ लिया जाए और अंदर वाले को निकाल दिया जाए, तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। तो यह समझ गए होंगे सारी खेल आप। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ साथियों आपसे जो पूछा जा रहा है 81 में, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम लेखे में निजी आय को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो निजी आय को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं निजी आय क्या मतलब है। अभी मैंने आपको राष्ट्रीय आय बताया यानी राष्ट्र की आय, अब उसमें निजी आय बताना है। तो निजी आय में दोस्तों थोड़ा सा जो निजी आय होता है इसको थोड़ा सा हमें इसको समझना है, इसके फार्मूले में क्या होता है। निजी आय में क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप जो आपका जो लाभ होता है उस लाभ में से आप कोई इंडस्ट्रीज़ लगाए हैं तो आपका खर्च भी होता होगा, आपको किराया देना पड़ता होगा, मज़दूरों में बांटना होता होगा, तो यानी उसे अवितरित लाभ कहते हैं। तो यानी अपने राष्ट्रीय आय में से अवितरित लाभ निकाल देंगे, यानी पहले नेशनल इनकम होगा उसमें से क्या निकालेंगे? अवितरित लाभ निकाल देंगे।
फिर आप कुछ लोन वोन लिए होंगे तो उसका ब्याज जो देते हैं ब्याज को निकाल देंगे, और फिर आप कुछ सरकारी सहायता पाते हैं तो उसको जोड़ लेंगे, जैसे पेंशन या फिर मान लीजिए सब्सिडी वगैरह। तो ये आपका जो है निजी आपका इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस प्रश्न को देखना, आपको एक नया कंसेप्ट ये भी सिखाने जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी, वास्तविक जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं देती। तो मेरे भाई आर्थिक विकास क्या होता है ये तो पहले आप समझ लीजिए। ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जीएनपी बढ़े, जीएनपी अगर बढ़ रहा है और फिर भी वो आर्थिक विकास का संकेत नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे अभी हमारा ये जो है जीडीपी खूब बढ़ने लगे, लेकिन देखा जाए आम आदमी के थाली में वहाँ पर उसका असर पहुँच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। कैसे, अभी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे खूब बढ़ रही है इनकी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही जो मैंने बताया ना, आम जनता तक उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इसमें कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। केवल आप अपनी जीडीपी बढ़ाए जा रहे हो, हमारी इतनी ट्रिलियन, इतनी बिलियन, तो यही होता है कि इसका मतलब वहाँ पर बेरोजगारी और निर्धनता बहुत ज़्यादा है। यही होता है, यही इंडिया में इस समय मौजूद है। आगे चले हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 83 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना में किस प्रकार से की जाती है। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि जो किसी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, एक तो मैंने वो आपको बताया, लेकिन ये औसत आय की गणना से, औसत आय की गणना से प्रति व्यक्ति की कैसे निकाली जाती है। तो मेरे भाई आप पूरे राष्ट्र की यहाँ पर, यानी आपके जो राष्ट्र की इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति, तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 83 को देखें यहाँ पर वही प्रश्न आपसे आपका एक नया कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है। कह रहे हैं किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो मेरे भाई किस प्रकार से की जाती है, आप पूरे राष्ट्र की जो है इनकम ले लीजिए, पूरे मतलब नेशनल इनकम से किसको भाग देना है, यानी पूरे राष्ट्र का इनकम ले लिए, उससे किससे भाग दे दिए, पूरे राष्ट्र की जनसंख्या से। तो यानी पूरे राष्ट्र की जनसंख्या से अगर भाग दे दोगे तो आराम से निकल जाएगा। जैसे आपके घर में दोस्तों, यहाँ पर आपके घर में यहाँ पर 5 लोग हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए आपके घर में जो है 20,000 कमाई आती है, 20,000, कई लोग मिलकर 20,000 महीना का कमा रहे हैं और आपके घर में 5 लोग हैं, तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति एक एवरेज में कितना हुआ, 4,000। तो इसी तरह से ऐसे देश का भी होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, जिन व्यक्तियों का ये नहीं होगा, या देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपका जो पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 84 में स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में से कौन से शामिल थे। तो मेरे भाई आज़ादी के पहले राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने में कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इनको कैसे भूल सकते हो मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी ने ही 1867 में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना करके बताया था कि उस समय एक साल में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, 20 रुपया है। 20 रुपया उस समय उन्होंने आकलन किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। और आगे चलकर उन्होंने दोस्तों उन्होंने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था कि अंग्रेज जो यहाँ से लूट कर ले जा रहे हैं उससे भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिंडले शिवराज भी थे और ये राव साहब भी थे और देसाई भी थे, यानी सब के सब थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो डी में है यही हो जाएगा। सब के सब ने राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ता में शामिल थे। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहता है, मैं दोस्तों आपको आउटलाइन वहाँ पर दे देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा विचार जरूर किया करिए। युग में दिया है आपको और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उस पर हमें बात करना है। तो यहाँ देखें व्यय विधि, व्यय विधि का यहाँ मतलब है दोस्तों, व्यय विधि का क्या मतलब है, किसी राष्ट्र
किस राष्ट्र की सकल व्यय, तो मेरे भाई ये गलत है। व्यय विधि क्या होता है, किसी राष्ट्र की सकल व्यय नहीं होता है। सकल व्यय में से उनको घटाना होता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती है ना, उनको अगर बिक्री होती है तो वो उनको हम उस रेट को दोबारा थोड़ी नहीं देंगे। जैसे एक व्यक्ति ने 5 लाख का गाड़ी लिया, वो 5 लाख हो गया, फिर उसने किसी को 3 लाख में बेच दिया, फिर उसने किसी 2 लाख में दिया, तो सारे सभी सबको थोड़ी जोड़ेंगे। एक ही मूल्य होता है, सिर्फ मूल्यवर्धन को जोड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ देखें दूसरे वाले में क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। कर रहे हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में क्या होता है दोस्तों, घरेलू और उसके सीमा के बाहर जो उत्पादन होता है दोनों को जोड़ा जाता है। यहाँ कर रहे हैं किसी राष्ट्र के वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, मेरे भाई राष्ट्र के बाहर यानी घरेलू सीमा के बाहर जो होता है उसको भी ऐड किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आय विधि क्या कर रहे हैं, फर्म द्वारा प्राप्त आय का समग्र योग। यस, ये वाला सही है। आय विधि क्या होता है, फर्म द्वारा जो प्राप्त आय होता है उसका समग्र योग। यानी कौन सा सुमेलित नहीं था, तो 1 और 2 नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। तो समझ गए आप। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं था, तो नहीं पूछा है ना, तो यही डी वाला होगा 1, 2। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर ये अभी हमने कौन सा देखा, यहाँ पर 85 देख लिया। अगर हम लोग 86 को देखें तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। मेरे भाई बहुत कॉमन सा प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न जो आयोगों में। तो यानी ये सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और किसके बारे में पूछ रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या अंतर होता है मेरे भाई, तो ये इसका परिभाषा अगर आप लोग जानते होंगे तो कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, बता दे रहा हूँ। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों, किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके घरेलू सीमा के भीतर जो भी कुछ भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके घरेलू सीमा में बहुत सारे विदेशी फर्म होते हैं, वहाँ से भी उत्पादन होता है। और क्या होता है, आपके नागरिक बहुत सारे विदेशों में उत्पादन करते हैं। तो विदेशों में जो नागरिक उत्पादन कर रहे हैं उसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, और आपके यहाँ जो विदेशी उत्पादन कर रहे हैं उनको निकाल दीजिए। तो फिर उसका जो आपका नेट आएगा, तो इसी को ग्रॉस जो है नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ एन है तो नेशनल हो जाएगा, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई। फिर आपसे निवेदन करते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई, वीडियो को एक लाइक कम से कम जरूर करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा साहस बढ़ेगा, काम करने के लिए दोस्तों हमें ऊर्जा मिलेगी। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुतों का किया होगा, हमारा करते हैं तो एक एक करके देखते हैं, आपका कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में ये सब जो चीज़ें होती है ना, बहुत ऊर्जा देती है। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे 87 में, कह रहे हैं किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी निजी वस्तु यानी पर्सनल वस्तु के अंतर्गत किसे शामिल किया जाएगा, कपड़े के, कार को, खाद्य पदार्थ को, ये सब जो आपका निजी सामान होता है इनको इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। निजी सामान क्या होता है मेरे भाई, यानी किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसकी उसमें पैसे लगे, जिसका वो अधिकार है। और आपके यहाँ पर क्या सार्वजनिक क्या हो जाता है, जैसे सड़क सरकार ने बना दिया, सड़क ने प्लेटफॉर्म बना दिया, कुछ और बना दिया, तो उस पर चाहे वो ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा नहीं लगा, उस पर सबके लिए होता है। वो कॉमन सा प्रश्न है, समझ गए होंगे आप। अगर देखें हम लोग 88 वाले को, तो यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के मध्य यही अंतर स्पष्ट करता है। तो वही बात मैंने क्लियर करने के लिए ये प्रश्न डाल दिया है, जो अभी जस्ट बताया, कि आपको क्लियर हो जाए कि सार्वजनिक और निजी क्या होते हैं। पहला वाला देख लीजिए, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ उपभोक्ता विशेष तक होता है, जबकि निजी वस्तुओं का लाभ सबको होता है। मेरे भाई उल्टा इसने बता दिया है। अभी मैंने बताया सार्वजनिक का सबके लिए होता है, निजी का जो है उपभोक्ता विशेष के लिए होता है। तो ये बात इन्होंने गलत कह दी। निजी वस्तुओं के मामले में जो कोई वस्तु के लिए भुगतान नहीं करता उसे लाभ नहीं मिलता, जबकि ऐसे मामलों में सार्वजनिक वस्तुओं के लिए अकर यानी लागू नहीं होते। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। निजी में क्या होता है कि अगर आपने किसी की कार है तो वह आप उसमें जो है उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी कीमत नहीं चुकाई है। लेकिन सड़क जो है वो सार्वजनिक है, आपने उसकी भी कीमत नहीं चुकाई है, लेकिन वो सार्वजनिक है, तो आपका वहाँ पर राइट है।
तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये दूसरा वाला सत्य यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा अंतर स्पष्ट करता है, तो केवल दूसरा वाला। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक एक चुन चुनकर प्रश्न रखा गया है टॉपिक वाइज पूरे पैटर्न पर। तो कह रहे हैं कौन सा कथनों पर विचार करना है और बताना है सही है। तो भाई हरित जीडीपी किस देश में, हरित जीडीपी किसी देश के गैर वनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का राष्ट्रीय लेखा है। बिल्कुल है मेरे भाई, सही है। ये क्या है जीडीपी, तो अभी मैंने आपको बता दिया, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है अंतिम मूल्य, ये जीडीपी होता है। तो लेकिन हरित जीडीपी क्या कहता है, ग्रीन जीडीपी क्या कहती है कि भाई तुमने अपना जो जीडीपी बना लिया, कह दिया कि हमारा जो 10 ट्रिलियन डॉलर है, हमारे देश की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन तूने 10 ट्रिलियन डॉलर बनाने में तो 4 ट्रिलियन का अपने पर्यावरण का नुकसान कर दिया। तो ये 4 पर्यावरण का घटाना होगा, क्योंकि तूने यहाँ पर ये नुकसान किया है। तो 4 आपको नेगेटिव करना हो, घटाना होगा, यानी तेरी अर्थव्यवस्था ये 6 ट्रिलियन डॉलर की है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रीन जीडीपी ये कहती है कि तुमने जितना पर्यावरण का नुकसान किया उतना घटाओ पहले। तो यही होता है यहाँ पर। भूटान विश्व का एकमात्र कार्बन ऋणात्मक देश है। बिल्कुल मेरे भाई, भूटान जो कार्बन बल्कि बढ़ा नहीं रहा बल्कि घटा रहा है। तो बिल्कुल सत्य है दोनों के दोनों हमारे। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 90 में जो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ। मानव विकास पोर्टल के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक के अतिरिक्त कौन सा सूचकांक सम्मिलित किया जाता है। तो मेरे भाई मैंने कई बार अभी कल बताया था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, मैंने बताया था कि यह यूएनडीपी के साथ मिलकर एक पाकिस्तान के दोस्तों अर्थशास्त्री थे, मजहूल हक करके उनका नाम था, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो 2010 में इसमें क्या किया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में असमानता को रख दिया गया। असमानता विकास सूचकांक, यानी जो विकास का जो असमान विकास हो रहा है समाज में, तो उसको यहाँ पर रखा गया, यानी समाज में जो असमानता है उसको रखा गया 2010 में। 2000 यहाँ पर 10 में इन तीनों को रखा गया। ये यानी समाज में जो असमानता है, लैंगिक भेदभाव है, उसको रखा गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसमें क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इसमें ये आ जाता है। तो 2010 में इन तीनों को रखा और 2014 में यहाँ पर ये लैंगिक विकास सूचकांक को भी रख दिया गया था। तो इसको जानते रहेंगे तो काम देगा आपका। तो यानी ये सभी के सभी इस सूचकांक में हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मेरे भाई मैं एक बार आपको बताया था, मानव पूंजी यानी मानव पूंजी, मानव एक तरह की पूंजी, यानी मानव किसी मानव को आप स्किल कर दीजिए तो यानी अब वो मानव जो है अब एक संसाधन टाइप का हो गया, यानी अब वो एक जो है कह सकते हो कि जो है निर्माता उत्पादक टाइप का काम करने लगे, तो क्या कहलाया जाता है, मानव पूंजी कहलाएगा उसे। तो मानव पूंजी सूचकांक में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर इससे रिलेटेड और प्रश्न आपको मिलेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार कर बताना है कौन सा सही है। तो मेरे भाई सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जिसे हम लोग एसडीजी कहते हैं। एसडीजी दोस्तों 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था और वहाँ पर मुख्य रूप से उन्होंने 17 एसडीजी दिया था, आप लोग जानते होंगे, और कहा था कि 2030 तक हमें इसे प्राप्त करना है। तो सभी देशों को ये निर्देश दिया था उन्होंने। 17 मुख्य रूप से आपके एसडीजी थे। तो जैसे आप अगर पहले की बात करते हैं तो पहले में उन्होंने कहा है, पहले में क्या कहा है कि गरीबी ख़त्म करने की बात किया है, और दूसरे में क्या उन्होंने कहा है, भूखमरी ख़त्म करने की बात किया है। तीसरे में उन्होंने क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य की बात कहा है। चौथे में उन्होंने शिक्षा की बात कहा है। ऐसे ऐसे ये आपने पढ़ा होगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो कह रहे हैं यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क बर्टलस्मैन स्प्लिटिंग के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्रति नज़र है। तो यहाँ पर यस, ऑप्शन नंबर आपका ये दोनों सही हैं, आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे आप थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई, ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य चाहिए। हम चाहते हैं तो तुरंत उत्तर बता के निकल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हम ऐसा नहीं चाहते। यहाँ हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, देखें नाम से ही लग रहा है, थोड़ा प्रश्न पर आप जितना फोकस करोगे ना उतना अच्छा सा समझ पाओगे। तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स यानी प्लैनेट पर जो रह रहे हैं
वो कितना हैप्पी हैं उसका इंडेक्स निकलता है। कौन निकालता है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो ये क्या करती है कि कहाँ के लोग, किस देश के लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, यह इसका एक इंडेक्स निकालती है। आगे चलें, यहाँ पर याद रखे रहेंगे इसको। यहाँ पर साथियों जो पूछा जा रहा है आपसे 94 में, क्या कह रहे हैं? वही बात, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स से एक और मैंने यहाँ डाल दिया है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको मापने के लिए किन किन कारकों को सम्मिलित किया जाता है, किन आधार पर? वही मैंने बताया, खुशहाली होती है, कितने खुश हैं, जीवन प्रत्याशा उनकी कैसी है, कितना समय तक वो जिंदा रहते हैं, पारिस्थितिक पदचिन्ह यानी वो कितना ज़्यादा पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, और परिणामों की असमानता। तो यस, यहाँ पर ये सब के सब है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स का। आगे चले हम लोग अगर बढ़ें देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं। तो कृषि उत्पादन, हमारे कृषि में उत्पादन को जो प्रभावित करेगा, हमारा कृषि उत्पादन कम होगा, ज़्यादा होगा, प्रभावित मतलब कौन करेगा, तो इसके बताना है। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मेरे भाई यस, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होगा, कृषि में उत्पादन होगा, क्योंकि जब तक जमींदारी रहेगी तो लोग दूसरे से कृषि करवाएंगे और दूसरा उतनी इंटेंसिटी से नहीं करेगा। तो बिल्कुल जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होगा, तो कृषि उत्पादन प्रभावित जरूर होगा। मध्यस्थों यानी मीडिएटर्स का अंत होना, खेतों का उपविभाजन और विखंडन रोकना। मेरे भाई एक खेत है, उसमें आप 72 ठो मेड़ बना दोगे तो उत्पादन तो कम हो ही जाएगा ना, इसीलिए एक सामूहिक खेती की बात की जाती है। उन्नत किस्म के बीज, तो यहाँ पर कह रहे हैं केवल संस्थागत कारक हैं। संस्थागत कारक मतलब जो संस्थागत रूप से जुड़े हैं, जो संस्थागत सुधार है। तो ये संस्थागत सुधार है, और ये क्या है दोस्तों? यह तकनीकी सुधार है। उन्नत किस्म के बीज एवं उर्वरक जो होता है, यह संस्थागत सुधार में नहीं, यह तकनीकी सुधार में आता है, यानी टेक्निकली माध्यम से इसको लैब में अच्छे अच्छे बीज बनाए जाएं। ये किसी संस्था से यह नहीं होता है, यह टेक्निकली होता है। तो सही उत्तर क्या है? संस्थागत कारक। तो कृषि उत्पादन प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक 1, 2, 3 हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो 96 में कह रहे हैं कि जमींदारी प्रथा, इसके संबंधित 2-3 प्रश्न हमने रखा है, सारा कंसेप्ट क्लियर अभी हो जाएगा। जमींदारी प्रथा का विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं जमींदारी प्रथा वो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था था, फिर बाद में इन्होंने परमानेंट कर दिया। जमींदारी व्यवस्था उन्होंने शुरुआत किया था। इसमें क्या था दोस्तों कि जो भूमि का मालिकाना हक तो उन्होंने जमींदारों को दे दिया था, जमींदारों को दे दिया था, ये बात आप लोग जानते हैं। और उन्होंने सूर्यास्त का नियम भी लागू किया था कि यानी जिस जमींदार को मिलेगा, अगर जिस डेट को उन्होंने, अगर वो अपना जो राजस्व लेकर नहीं पहुंचा, तो सूर्य डूबने के पहले नहीं पहुंचा, तो जमींदारी उसकी चली जाएगी, दूसरे को दे देंगे। तो यही है सूर्यास्त का नियम कहा जाता है। पहला हो गया, सही है। दूसरा कह रहे हैं इसके अंतर्गत वसूली का, यानी वसूली यानी जो जमींदार जितना वसूलता था उसका 11 भाग होता था। 11 भाग में से दोस्तों 10 भाग जो है वो किसको ले देता था दोस्तों? वह अंग्रेज लेते थे, और 11 में से 1 भाग जो है वो वसूलने वाले को देते थे, यानी जो जमींदार वसूलता था। इसलिए जमींदार सोचता था ज़्यादा वसूलेंगे तो हमारा अनुपात ज़्यादा होगा। तो ये भी वाला सही है, यानी 1/11 जमींदारों को नियत किया जाता था। तो ये बात सही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी बन जाएगा। आगे चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 97 वाले को दोस्तों देखें तो कह रहे हैं कि भूमि सुधारों के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था, आप लोग जानते हैं जमींदारी व्यवस्था के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, जो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। यस, जानते हैं आप लोग, सही हो गया ये। कह रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत विस्तृत भू राजस्व का 51% शामिल था। यस, ये ज़्यादा क्षेत्र शामिल इसी में था। तो कौन सा सही है? सी हो जाएगा आपका। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 98 में एक से बढ़कर एक प्रश्न रखे मेरे भाई। सारा प्रश्न, सारा डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। जो अब तक आप पढ़ लिए हैं, भूल गए हैं, सारा यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। भूमि सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भूमि सुधारों के संदर्भ में बताना है मेरे भाई। तो भूमि सुधार में चकबंदी आता है। चकबंदी मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका चक अलग अलग बिखरे हुए चक होते हैं, तो उनको एक जगह किया जाता है। हालांकि बहुत लोगों का अलग हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है किसी किसी कारण से। तो यहाँ पर केस किसान के गांव भर के बिखरे हुए खेतों को, छोटे छोटे खंडों को एक में किया जाता है, सही है। हदबंदी में क्या होता है? यानी हाथ बांधना। हाथ बांधने का मतलब क्या हो गया कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी भूमि है तो थोड़ा सा वो ले लेगी, जो यही होता है हदबंदी। किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि के स्वामित्व तो उच्चतम सीमा निर्धारित करती है, ये सो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने को होता
होता है मेरे भाई, आज भी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं उन पर जैसे लग रहा है कि नियम ही लागू नहीं होता। यूपी में जैसे राजा भैया हैं, उनके पास कहा जाता है सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, तो उनको भी कोई लिमिट नहीं है। बिहार में एक पप्पू यादव हैं, आप लोग जानते हैं, उनके पास भी कई सौ एकड़ भूमि है, तो उनको भी कोई जैसे लग रहा है इन सब के लिए कोई नियम ही नहीं है, इनके लिए हदबंदी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यही कभी कभी हंसी आती है, हदबंदी और चकबंदी। तो यहाँ यानी दोनों सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों को तो केवल परिभाषा से मतलब है, परिभाषा ही पढ़नी है। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखें अगर हम लोग प्रश्न संख्या अगर हम लोग देखें 99 का, तो कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये श्रम ब्यूरो जारी करता है, क्योंकि औद्योगिक श्रमिक हैं तो श्रम ही करेगा, यानी श्रम ब्यूरो। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं 100 वाले में, तो प्रश्न संख्या 100 बैंक दर। कल मैंने आपको ये बताया था मेरे भाई, बैंक दर क्या होता है। तो बैंक रेट, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जिस रेट पर हमारे बैंकों को लोन देता है उस रेट को हम लोग बैंक दर कहते हैं। फिर आप कहेंगे सर आरबीआई तो रेपो रेट पर भी बैंकों को ऋण देता है, तो ये भी दोस्तों, तो इसमें अंतर क्या हुआ? तो मेरे भाई कल ही मैं बता दिया था कि बैंक रेट क्या होता है, दीर्घकालिक, यानी जब आरबीआई बैंक दर पर बैंकों को उधार देता है तो उसे वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म होता है, एलटी लॉन्ग टर्म होता है। और जब आरबीआई बैंकों को थोड़े समय के लिए उधार दे, लॉन्ग टर्म का मतलब 90 दिन से अधिक के लिए, यानी यहाँ पर 90 प्लस हो जाएगा। और जब बैंक जो है आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, यानी 90 दिन से कम समय के लिए, 90 दिन से कम समय के लिए जब देता है तो उसे हम लोग वो जो है रेपो रेट पर देता है। तो याद क्लियर हो गया। तो ये बैंक वृद्धि, यानी बैंक दर अपना वृद्धि कर दे, यानी जब आरबीआई बैंकों को जो लोन देती है वो ज़्यादा रेट पर दे दे। कब हम आपको 5% दे रहे थे, अब 10% पर देंगे, तो क्या होगा, बैंक जब लोन पाएगा तो बैंक भी ज़्यादा महंगा लोन बांटेगा, तो उससे क्या होगा, लोन महंगा पाया तो लोन महंगा बांटेगा, लोन महंगा बांटेगा तो कोई लोन लेगा नहीं, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। यही है कि यानी तब क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, यानी जैसे मार्केट बहुत पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ने लगी, तो बैंक ने क्या किया, रेपो रेट यहाँ पर बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक अपना भी रेट बढ़ा देंगे, लोन ज़्यादा महंगा होगा, कोई लेगा नहीं, सबके पास पैसा नहीं होगा, कोई खर्च नहीं करेगा, मार्केट पैसा जाना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे सस्ताई आएगी। फिर यही होता है, बड़ा बहुत खेल होता है ये। आगे अगर हम लोग चलें तो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। यूपीएससी पीसीएस कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जहां ये नहीं पूछा गया हो, ध्यान से देखिएगा। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, इसे दोस्तों इंग्लिश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए बैंक एक कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया और वह कंपनी दोस्तों डिफ़ॉल्ट हो गई, डूब गई, तो बैंक का 100 करोड़ तो गया। अब बेचारा बैंक जो है लड़ाई झगड़ा करेगा कि अपना बैंक चलाएगा, तो फिर इसी पर एक एंट्री होती है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का, जिसे हम लोग कहते हैं एआरसीज। एआरसी क्या कहता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो बैंक कहेगा क्यों दोगे, तो कह रहे हो आप हम दे रहे हैं, अब हम जाके उनसे वसूल लेंगे। तो मान लीजिए इस 50-50 पर डन होगा। मान लीजिए ये कंपनी आई बैंक को 60 करोड़ में, वो लोन का जो उसका जो है नॉन परफॉर्मेंस एसिड, जिसे हम लोग एनपीए कहते हैं, यानी बैंक का जो लोन ख़राब हो जाता है उसे हम लोग एनपीए कहते हैं। तो उस एनपीए को ये कंपनी एआरसी आई 60 करोड़ में ख़रीद ली, तो बैंक भी कहा चलो भैया जहाँ कुछ न मिलने की उम्मीद है, कम से कम आधे से ज़्यादा मिल जा रहा है, तो यानी 60 करोड़ में वो कंपनी ने ये इसके ख़राब लोन को ख़रीद लिया। अब ये जो है कंपनी 60 करोड़ में ख़रीद ली, पागल तो है नहीं, जाएगी उस कंपनी के पास जो डिफ़ॉल्ट हुई है, कहेगी क्या भाई हाल चाल है, तुम्हारा क्या दिक्कत है। अगर वो कंपनी फिर से चालू होने लायक है तो उसे चालू करवाएगी, नहीं चालू लाने को है तो उसकी जो है पूरी संपत्ति को बेचेगी। अगर बेचने की भी मान लीजिए फिर अगर वो डन हो जाता है उससे, मान लीजिए बेचने के लिए अगर वो मालिक मना करता है, कहता है भैया हम देंगे, कुछ हमें छूट दीजिए, ले देकर मामला सलटा लीजिए, फिर कहता है कि चलो अच्छा हमें 80 करोड़ दो तो बात हो जाए, तो कहता है नहीं भैया 80 करोड़ नहीं देंगे, हम 70 करोड़ देंगे, इसी डन करिए। ठीक, तो क्या हुआ, 10 करोड़ तो इस कंपनी का फ़ायदा हुआ ना, 60 करोड़ खरीदा था
और 70 करोड़ उससे ले लिया तो 10 करोड़ फ़ायदा हो गया। यही इस कंपनियां यही काम करती हैं, ख़राब लोन को खरीदती हैं और अपने तरीके से वसूली करती हैं। तो यही बात है, ये पुरानी अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित है, तो ये बात सही है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण संपत्ति जो है जो इकाइयों को शेयर खरीदती हैं, तो यस यानी जो ख़राब लोन वगैरह हो गए हैं उनको खरीदती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ के देखें यहाँ पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्देश्य है विनिवेश के। विनिवेश को खराब अच्छे भाषा में सुन रहे हो, विनिवेश बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ख़राब भाषा में इसी कहें तो देश की संपत्ति बेचना। जैसे इस समय वर्तमान सरकार पर बहुत सारा आरोप लग रहे हैं, इन्होंने ये बेच दिया वो बेच दिया, तो इसी बेचने को विनिवेश कहा जाता है। तो क्यों बेचती है, तो यहाँ पर बेचने का उद्देश्य क्या होता है कि सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, सरकार उसको सहन नहीं कर पा रही है, ढो नहीं पा रही है, तो बेच देती है किसी बड़े बिजनेसमैन को। तो यस, वित्तीय बोझ बढ़ जाने के कारण प्रतिस्पर्धा और बाजार विनियमन लागू करने के लिए, यस यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़े, स्वामित्व का हक देने के लिए कहती है कि हम आम जनता के हक का मालिकाना हक दे रहे हैं, उसको हाथों में जाएगी मालिकाना हक। तो ये सब सरकार के तर्क होते हैं विनिवेश के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े चले देखते हैं अगर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में मदों का किसका अधिकतम भार है। तो मेरे भाई इसमें क्या है, किसका अधिकतम भार होता है थोक कीमत सूचकांक में, किसका सबसे अधिकतम भार होता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं यानी विनिर्मित उत्पाद होते हैं, इन्हीं का सबसे ज़्यादा भार होता है थोक कीमत सूचकांक में। थोक कीमत सूचकांक का मतलब यानी जो थोक के भाव में खरीदे जाते हैं वो कीमत। यहाँ आगे हम लोग देखें अगर 104 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत में मुद्रास्फीति याद रखिए थोड़ा सा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ती है तो हमें उतने ही पैसे में वो सामान नहीं मिल पाता है, हमें और ज़्यादा पैसा बढ़ाना पड़ता है, तो इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा सही है, तो भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायी है। नहीं मेरे भाई, मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारत सरकार और आरबीआई दोनों करती है। तो केवल यहाँ पर जो दे दिया इससे नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है कि नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल है मेरे भाई, क्यों नहीं है, तो आरबीआई और सरकार मिलकर महंगाई को कंट्रोल करती हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। तो यहाँ पर क्या करें, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। तो आगे देख लें, ये क्या करें, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन, तो यानी मुद्रा परिचालन घटा हुआ मुद्रास्फीति में सहायता कैसे करेगा मेरे भाई। मुद्रास्फीति यानी यहाँ पर घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। यस दोस्तों, यही वाला सही है। यहाँ इनका ये कहना चाह रहे हैं, अगर मुद्रास्फीति महंगाई बहुत बढ़ गई है तो आप क्या कीजिए कि बाज़ार से पैसा ऐसा करिए, बाज़ार में पैसा न जाए, जो है रोक लीजिए, जो है तो यानी लोन वगैरह महंगा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, मुद्रा जो पैसा मार्केट में जा रहा है उसको रोक लिया जाए उसे, यानी इसी को कहा जा रहा है मार्केट में पैसा जाने से रोकने का मतलब घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन को रोककर मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है। यही वाला सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो 105 में जो कह रहे हैं, इनसे कथनों पर विचार करें और बताएं सही क्या है। तो देखें मेरे भाई, मुद्रास्फीति रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है। तो क्या कह रहे हैं, मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो रीढ़ी होते हैं उनको लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल पहुंचाती है मेरे भाई। जैसे आज आपने किसी से एक मान लीजिए 10,000 रुपया उधार ले लिया, अब आप 5 साल में उसे जब देंगे तो 10,000 देंगे ना, 10,000 देंगे, लेकिन महंगाई 5 साल में कितना ज़्यादा बढ़ गई, तो इसका मतलब आपका लाभ हुआ, लेकिन जो दिया था उसको बेचारे को तो बहुत कम लगेगा उस समय। तो यही होता है, बिल्कुल लाभ पहुंचाएगी, यानी जो लोन उधार लेता है तो उसको लाभ पहुंचाती है महंगाई। यहाँ पर देखें, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। नहीं मेरे भाई, बांड धारकों को नुकसान पहुंचाती है, ये बात गलत है। क्यों पहुंचाती है, आज आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया, जैसे कोई कहा कि ये बॉन्ड 5,000 में खरीद लो, 5 साल बाद हम तुम्हें यही 10,000 में हम खरीदेंगे, तो है फिक्स कर दिया उन्होंने 10,000 में। अब महंगाई चाहे जितना बढ़ दिया, आपको 10,000 मिलेगा, तो इसका मतलब आप लाभ में नहीं नुकसान में चले गए। तो ये इसका मतलब कौन सा सही है, केवल ए सही है। आगे देखें जरा, हम लोग कह रहे हैं कि आप में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव को मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति की दर
किसके उतार चढ़ाव से मापी जाती है? तो मेरे भाई पहले क्या होता था कि जो है थोक, पहले क्या होता था कि ये थोक कीमत मतलब केवल थोक कीमत सूचकांक पर नापी जाती थी, लेकिन 2014 से बाद दोस्तों इसमें क्या किया गया, थोक और जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक दोनों के आधार पर मापी जाने लगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पर 107 वाले में, तो कह रहे हैं यहाँ पर स्फीति दर होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। तो बेस आधार क्या होता है मेरे भाई? क्योंकि बेस आधार क्या होता है कि पिछले वर्ष की जो परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर जो तय किया जाता है ये। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहे हैं विगत वर्षों की कीमत का स्फीति दर का गणना पर प्रभाव। आप कोई चीज़ गणना कर रहे हैं तो पिछले साल क्या, जैसे मान लीजिए पिछले साल आपकी महंगाई बिल्कुल नहीं थी, पिछले साल महंगाई बिल्कुल नहीं थी, इस साल अगर थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी पार्टी निकल गया आम आदमी पर। तो यहाँ पर यही होता है कि विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष की कीमतों का स्फीति दर पर गणना किया जाता है, तो इसी को हम लोग बेस इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें थोड़ा, किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग क्या होगी? मान लीजिए जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थानापन्न यानी उसके जगह पर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वीवो मोबाइल मार्केट में है, चल रही है, और एक मान लीजिए वीवो के एक वीवो है और एक ओप्पो है, दोनों ही उतने ही फीचर्स हैं, उतने ही दाम है। वीवो ने अचानक अपना दाम बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे कि यार इतना फीचर्स इसी में है, तो एक का दाम बढ़ा तो इसकी बिक्री घट जाएगी और ओप्पो को बढ़ने लगेगी, लोग इसकी तरफ भागेंगे। यही है कि उसके स्थानापन्न की मांग बढ़ने लगती है, तो यानी उसकी जगह पर दूसरे का। तो आगे देखें यहाँ पर 109 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्धन की दिशा में विपरीत केवल तभी होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा, बता दूं कि कोई मतलब चीज़ अगर हम लोग अगर उल्टा करें, उल्टा के सेंस में ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगा, केवल तभी होगा जब, इनका ये कहने चाह रहे हैं कि कोई चीज़ मार्केट में अगर बहुत महंगी होती है तो हमारा खर्च कम हो जाता है। ये उल्टा के आमतौर पर हम लोग देखें, बाज़ार में कोई चीज़ महंगी है तो हमारा खर्च ज़्यादा होता है और सस्ती है तो खर्च कम होता है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है कि मार्केट में चीज़ें जो है महंगी होती हैं तो हमारा खर्च कम हो, और चीज़ें जब मार्केट में सस्ती हो जाए तो हमारा खर्च ज़्यादा हो जाए। तो मेरे भाई आप जैसे मार्केट में 100 रुपये किलो आम रहेगा तो 1 ही किलो खरीदोगे, अगर वहीं आपको 50 रुपये किलो दिख जाए तो आप सोचोगे एक दिन ऑफर के लिए तो आप 4 किलो ले लोगे। तो यहाँ पर आपका पहले 100 रुपये जाता था, सस्ता होने के नाते अब आपका 200 चला गया। तो यही बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रा प्रतिशत परिवर्तन मूल प्रतिशत के समान होता है यहाँ पर। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 110 को देखें तो आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, अस्फीति मतलब मार्केट में मंदी चल रही है, और यहाँ पर अस्फीति और मुद्रा स्फीति यानी महंगाई वाला, तो इन दोनों के अंतरालों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अस्फीति अंतराल कम मांग के आकार को दर्शाती है, बिल्कुल ये तो सही हो गया। मुद्रास्फीति अंतराल अधिक मांग को दर्शाती है, यस सही है, मैंने पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। अस्फीति अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है, नहीं मेरे भाई कमी होती है, इसके कारण मार्केट में पैसा जा ही नहीं रहा है, मंदी चलेगी, तो यहाँ पर यही वाला गड़बड़ है। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर 111 कह रहे हैं कि आउटपुट की संचयी प्रतिशत में कमी और मुद्रास्फीति में वास्तविक गिरावट का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है कि आउटपुट की संचयी प्रतिशत में कमी और मुद्रास्फीति की वास्तविक गिरावट का अनुपात प्रदर्शित करता है, तो किसे करता है? ये त्याग अनुपात को, सैक्रिफाइस रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे महंगाई बढ़ गई, जैसे मान लीजिए कोई सरकार ने कहा है कि जो डेली 50,000 से ज़्यादा धंधा करेगा, 50,000 से ज़्यादा धंधा करेगा, 50,000 तक धंधा करेगा, उस पर 5% टैक्स लगेगा, जो 50,000 ज़्यादा करेगा उस पर 10% लगेगा। लेकिन सरकार ने महंगाई तो बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ाने की वजह से फिर क्या हुआ कि वो 50,000 से उसका धंधा ज़्यादा होने लगा, केवल महंगाई की वजह से भाई ज़्यादा महंगा पाया, महंगा बेचा, तो सरकार ने कहा कब आप 50,000 ज़्यादा कर रहे हो तो 10% दो। तो ये होता है सेक्रीफाइस, यानी सरकार के महंगाई के कारण आम जनता पर जो कीमत चुकानी पड़ती है, तो वही होता है त्याग अनुपात। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो 112 में कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर उच्च मुद्रास्फीति यानी उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था, यानी मार्केट में चीज़ें महंगी हो रही हैं वो वाली,
तो इसके विपरीत प्रभाव डालती है। सामान्य तौर पर उच्च अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है, बिल्कुल डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके विपरीत प्रभाव नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? ऐसे लोग जिनकी आय निश्चित होगी, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, तो किसको नहीं प्रभावित करेगा ये महंगाई? तो ऐसे लोग जिनकी निश्चित आय है मेरे भाई, बिल्कुल प्रभावित करेगा। आप फिक्स हो, आप चाहे महंगाई बढ़े घटे, आपको उतने पैसा मिलेगा, तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा आपको, इसका मतलब ये तो प्रभावित होंगे। वह व्यक्ति जिसने दीर्घ अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया है, तो मेरे भाई उधार देने वाला भी नुकसान में रहेगा, क्योंकि जब उधार लेगा तो उतने पाएगा और उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें महंगी तब तक हो गई होंगी, ये भी गलत हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने दीर्घ अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण लिया है, यस, कर्जदार यहाँ पर लाभ में आएगा, क्योंकि वह उसे महंगाई बढ़े कितना भी बढ़ जाए वो देगा, उतना ही देगा, यस। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 113 में जो आपके यहाँ बात की जा रही है, तो क्या करें, वह परिस्थितियाँ जहाँ पर मुद्रास्फीति आय को उच्च कर की श्रेणी की ओर ढकेलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो यानी वह परिस्थितियाँ जहाँ मुद्रास्फीति आय को उच्च कर की ओर ढकेल देती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय तरल कर्षण। तो यहाँ पर यस, ऑप्शन नंबर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये राजकोषीय तरल कर्षण क्या होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर राजकोषीय प्रोत्साहन यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ मुद्रास्फीति आय को उच्च कर की श्रेणी की ओर ढकेल देता है। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अभी मैंने जो बताया था आपको ना कि आपकी कमाई बढ़ने की वजह से आप दूसरे टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी इनकम में एक दिखावा तौर पर ज़्यादा हो गया, तो वही हो जाएगा यहाँ पर, आपको दूसरे टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। किसान होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, महंगाई बढ़ेगी तो अपना भी वो सामान महंगा बेच लेंगे, तो उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सही है। ऋणदाता यानी ऋण देने वाला पर, किराया प्राप्तकर्ता और पेंशन भोगी वगैरह जो होते हैं, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और इनका इनकम उतना ही रहेगा, तो इनको बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस सत्य क्या है? केवल एक हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि आपका कौन सा सही है, तो आरबीआई बैंकों को अपने अंतर बैंकिंग दावों के आसान निस्तारण के लिए सक्षम बनाती है। बैंकिंग लेन देन निपटारे का यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है दोस्तों समावेशन गृह कहलाती है, क्लीनिंग हाउस। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। आगे चले दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि किसके उपयोग, निम्नलिखित में से किसके उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने, लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण में शामिल किया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों? टोबिन टैक्स को। टोबिन टैक्स क्या होता है कि जो विदेशी जो है विदेशी मुद्रा पर जो टैक्स लगता है, खास करके सट्टेबाजी वगैरह में, तो उसको टोबिन टैक्स कहता है। टोबिन नाम के अर्थशास्त्री ने बनाया था इसे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में जैसे शेयर बाजार पर जो टैक्स लगता है वो होता है। और ये पिगुवियन टैक्स क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो कार्य होते हैं उन पर जो है ये टैक्स लगता है, तो इसे पिगुवियन टैक्स कहा जाता है। याद कर लेंगे इन सबको। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 17 को देखिए, बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कौन सी मौद्रिक नीति के संबंध में सही नहीं है? आप लोग को कल मैं बताया था, राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति कैसे बनाती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो वह जो है महंगी मौद्रिक नीति की बनाती है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है तो वह सस्ती मौद्रिक नीति बनाती है। तो यहाँ कह रहे हैं आरबीआई मुद्रा प्रसरण नीति का उद्देश्य मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना, अपस्फीति को कम करना। बिल्कुल मेरे भाई, मुद्रा प्रसरण नीति इसका मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा डालना है। आरबीआई मार्केट में पैसा ज़्यादा डालती है, जब मार्केट में मंदी यानी अपस्फीति रहता है तो उसको कम करने काम करती है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्च करेंगे तो थोड़ा बूस्ट होगी इकोनॉमी। तो इस पहला वाला ही सही है, तो इसका मतलब बाकी लोग गलत हैं क्योंकि सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उल्टा दे दिया है। यहाँ पर मौद्रिक नीति घटाना, मुद्रास्फीति कम करना नहीं होता है मेरे भाई, ये भी उल्टा है ये भी। आगे चले यहाँ पर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है 18 वाले में देखें थोड़ा ध्यान से।
कह रहे हैं कि कौन सा कथन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी के बारे में सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। ये तो डन है मेरे भाई, कल ही बताया था अभी। यह समान वर्गों को ऋण प्रदान करता है। नहीं मेरे भाई, समान वर्गों को नहीं है, खास करके गरीब कमज़ोर जो होते हैं उनके लिए होता है। तो एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। जहाँ जहाँ एक है काट दोगे तो आपका आराम से उत्तर निकल जाएगा कि आपका उत्तर डी होगा। डी हो गया, इसका मतलब 3 भी गलत है। क्यों गलत है? केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से लगाई गई पूंजी का अंश 30%, ये नाबार्ड से तो कृषि के लिए होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र को होता है। यस, आरआरबी ये कहती है कि हम जो लोन देंगे वो 50% लोन हमारा, केवल जितना लोन देंगे उसका 50% प्राथमिक क्षेत्र में होगा, जो है उसके प्राथमिक क्षेत्र में जो नए जो है बेसिक से जो उद्योग स्थापित होते हैं। तो 2 और 4 आपका सही है। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं 19 वाले में, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था यानी रुकी हुई अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है। तो वही मेरे भाई मैंने कई बार बता चुका हूँ कि मार्केट में पैसा ज़्यादा ढकेलना, तो वही होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कम व्यय करना, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो मेरे भाई कम व्यय करोगे तो कैसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी? एक गति नहीं है, उसकी रुक चुकी है, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा खर्च करोगे ना, तो कम व्यय से होगा नहीं। अधिक व्यय करना तथा संकुचनकारी मौद्रिक नीति, मेरे भाई नहीं, अधिक व्यय करके प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनाना होगा, संकुचनवादी नहीं, संकुचनकारी नहीं। ये भी गलत। कम व्यय करना तथा संकुचनकारी मौद्रिक, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिक व्यय करना तथा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अनुसरण करना, जी ये सही है आपका। ऐसे पढ़िए तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि 20 वाले में, वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति अनिवार्य है। तो वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, आपके यहाँ के जो यूनियन, स्टेट बैंक, जो आपका ये सब जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो बैंक होती हैं, ये सब कॉमर्शियल बैंक में आती हैं। तो किनके कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? शाखा का विस्तार करना होगा या परिवर्तन करने के लिए, बैंकों के समापन के लिए, किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए, सबके लिए उनको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उन सबका बाप आरबीआई ही है। आगे अगर हम लोग देखें 21 वाले में, तो कह रहे हैं कि किसी देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है। तो विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है मेरे भाई? किसी देश केंद्रीय बैंक की, जैसे अपने देश के यहाँ आरबीआई हो गई, तो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री जब होती है तो उसे क्या कहलाती है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 122 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि निगम टैक्स यानी कारपोरेट टैक्स किसी कंपनी के आय पर लगाया जाता है। हम लोग जानते हैं किसी कंपनी के आय पर, इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग कारपोरेट या निगम कर कहते हैं, आप जानते हैं। इसमें कौन सा कर शामिल नहीं है? तो मेरे भाई व्यवसाय से जो लाभ होता है वो तो शामिल होता है उसमें, पूंजीगत जो लाभ होता है वो भी शामिल होता है उसमें टैक्स में, प्रतिभूति पर जो ब्याज आपको मिलता है वो भी शामिल होता है, लेकिन परिसंपत्तियों के विक्रय पर नहीं। जो परिसंपत्ति बेचारा अपनी बेच रहा है उस पर वो टैक्स नहीं लगता है। ये डी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 23 वाले में, तो कह रहे हैं राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तियों का सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। यानी राजस्व घाटा से पूंजीगत अस्तियां, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट। सो क्या होगा दोस्तों इसमें? ये बजटी घाटा, तो यहाँ पर ये बजटी डेफिसिएट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी ये प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 24 में, यहाँ जो पूछा जा रहा है आपसे कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो में कमी क्या सूचित इंगित करता है। तो मेरे भाई आर्थिक वृद्धि धीमा होना, यस। राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी इक्विबिलिटी का वितरण, तो यहाँ पर जीडीपी के अनुपात, किसी देश की या जीडीपी में अनुपात दोस्तों कमी होगा तो इसका मतलब आर्थिक वृद्धि धीमा हो जाएगा। ये बात तो सही है। आर्थिक आय का कम सामयिक वितरण, तो आर्थिक आय का कम सामयिक यानी स्टेबिलिटी वितरण, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, सही है। दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सी। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर 25 वाले में, तो यहाँ देखिए अगर पूछा जा रहा है आपसे 25 वाले में कि साल दर साल लगातार बजट मतलब यहाँ कह रहे हैं साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो राजस्व घाटे को घटाना, बिल्कुल मेरे भाई, जो बजट लगातार साल दर साल ये जो बजटी घाटा बढ़ता जा रहा है, तो आप राजस्व व्यय को कम कीजिए। राजस्व व्यय का मतलब जैसे जो तमाम जो है कल्याणकारी पर जो खर्च होता है, पेंशन, ये सब, इसमें थोड़ा कटौती करना पड़ेगा। सही है। नवीन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ करना, तो नहीं मेरे भाई, इससे तो नहीं होगा। आप कल्याणकारी खर्च करोगे तो और बढ़ जाएगा राजस्व, तो ये ऐसा नहीं होगा। सहायकी यानी सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, यानी जहाँ जरूरी हो वहीं सब्सिडी देना, हर जगह नहीं, तो ये भी सही हो जाएगा। आयात शुल्क को कम करना, तो आयात शुल्क को कम करना यानी जो आयात शुल्क है उसे कम करना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी बनेगा, यानी 2 और 3 बनेगा, यही सही है आपका। सॉरी यार, 2 और 3 कहाँ से, एक तो हमने सही किया है ना, 1 और 3 बनेगा, 1 और 3। आगे यहाँ पर देखें हम लोग 26 में, तो 26 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार के कैपिटल बजट यानी पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। तो पूंजीगत बजट में क्या होता है दोस्तों, तो यानी जो राजस्व से हटकर होता है, वही सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसे परिसंपत्तियों का अधिग्रहण से व्यय जो होता है ये होता है। विदेशी सरकारों से जो प्राप्त ऋण होता है वो भी आता है इसी में। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को जो अनुदान देती है, अनुदान, ऋण और अग्रिम देती है, वो भी शामिल होता है। तो तीनों आ जाएंगे इसमें। आगे अगर हम लोग देखें 27 में, तो कह रहे हैं व्यापार करने की जो सुविधा होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये कौन घोषणा करता है, तो विश्व बैंक करता है मेरे भाई। आगे अगर देखा जाए 128 में करें वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा ये जो है तैयार की जाती है, तो IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जानते हैं आप लोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आगे अगर देखें 29 में, तो कह रहे हैं कि विश्व आर्थिक संभावना, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता है, तो कौन करेगा मेरे भाई, वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक फोरम, तो ये करेगा यहाँ पर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा, विश्व बैंक ही करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो आगे यहाँ पर, एक सेकंड यार, ये क्यों जा नहीं रहा है, तो आगे अगर देखें तो 31 वाले का अगर, तो 31 वाले में जो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था देखें प्रश्न संख्या 100, तो दोस्तों देखें अगर हम लोग प्रश्न संख्या 129 को देखें तो क्या कह रहे हैं कि विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो ये जो जारी किया जाता है ये तो यहाँ से ये विश्व बैंक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी होगा। आगे अगर हम लोग चलें देखें तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक, ये किसके द्वारा, तो IMF के द्वारा ये किया जाता है, तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 31 में, तो कह रहे हैं कि कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में वैसे तो हमें बताया जाता है कि जनसंख्या बढ़ना खराब भी होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कुछ सही भी मानता है कि अगर जो जनसंख्या बढ़ रही हो, जनसंख्या कार्यकारी हो यानी काम करती हो, अपने बल किसी पर बोझ न बनती हो, अपने पैर पर खड़ी हो, तो जनसंख्या प्रतिकूल यानी नुकसानदायक नहीं होती है। यही है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होगी तो नुकसानदायक नहीं होगी, अगर वो बोझिल वाली होगी, दूसरे पर डिपेंड होगी, तब नुकसानदायक होगी।
आगे यहाँ पर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि विचार कीजिए, विचार करना है और बताना है सही कौन सा है। तो शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, क्या करें, शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करते हैं। मेरे भाई शिशु मृत्यु दर जो होता है ना, वो 1 वर्ष के भीतर जितने शिशु दर मरते हैं उसकी गणना करता है, न कि 1 महीना। तो 1 महीना नहीं, 1 वर्ष होना चाहिए था यहाँ, इसलिए गलत। दूसरे में करें शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उस वर्ष में मृत बच्चों की संख्या। मेरे भाई 1000 जीवित जन्मों पर होती है, तो यहाँ पर 1000 पर जितने वहाँ पर मृत बच्चे होंगे वो उनकी गणना होती है। 100 पर नहीं, यहाँ 1000 होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत। तो कह रहे हैं सही क्या है, तो कोई सही नहीं है, डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि 51 में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव, 1951 में भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया, यानी बड़ा तेज़ी से अनुभव किया था। तो ये बात तो सही है यहाँ पर, बिल्कुल आज़ादी के बाद 1951 के बाद बड़ा तेज़ी से बूस्ट हुआ, करीब 80 के दशक तक। आप लोग देखते होंगे ज़बरदस्ती नसबंदी भी किया गया आगे चलकर। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में 1951 को जनसांख्यिकी विभाजक कहा जाता है। मेरे भाई 1951 को नहीं, 1921 को ये जनसांख्यिकी विभाजक कहा जाता है। तो यहाँ पर जनसांख्यिकी विभाजक को डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है, तो ये 21 को बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ए सही, आर गलत हो जाएगा। 34 का अगर देखें तो कह रहे हैं जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। तो यस, ये बात तो सही है। अब कारण क्या कह रहे हैं, उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिनकी पत्नियां अधिक लाभकारी पेशे में लगी हैं कम होती हैं, और तुलना में आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल उन्होंने कारण सही बताया यहाँ पर, तो ऐसे हो जाएगा, यानी इसकी रचना सामाजिक के लिए उत्तरदायी होती है, और ख़ास करके उन्होंने कारण जो बताया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 35 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है एड्रोगॉजी क्या होती है, तो मेरे भाई एड्रोगॉजी प्रौढ़ शिक्षा होती है। तो यहाँ कहाँ है, ये एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़। तो दोस्तों इसके बाद के जितने प्रश्न जो आपके बचे हैं, लगभग 15 प्रश्न, वो सब करंट अफेयर्स के हैं। तो मैं हर टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर्स से इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको 1-2 सीरीज में दोस्तों उसको बढ़िया से कंपाइल करके बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको करंट बताकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अगले अपने किसी अगले टेस्ट। तो दोस्तों चले हम लोग मिलते हैं अपने 7वीं टेस्ट सीरीज में मिलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।